वेलकम टू ध्यास क्लास में आपका स्वागत। आज की क्लास के अंतर्गत यहाँ पे हम बीपीएससी क्वेश्चन पार्ट 2 आपको होगा। इसके अंतर्गत आपको क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 11 अर्थात 11 में यहाँ पर कहा गया है कि मोती मस्जिद आपको क्वेश्चन 11 कहता है कि मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किस में स्थित है। तो पहला आपको देखिए, आप ऑप्शन हुमायूं का मकबरा में है, मानसिंह प्रथम में है, बीरबल में है, तानसेन है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो आपको देखिए 11 का डी तानसेन। तो मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किस में स्थित है? तो तानसेन में स्थित है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे तो मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किस में स्थित है? तो तानसेन में स्थित है। 11 का आपको आंसर यहाँ पर डी कर दिया गया है, मतलब कि तानसेन में स्थित है। तो इसको एक बार रियल चेक कर लिया जाएगा कि मोती मस्जिद कहाँ पर है। तो मोती मस्जिद आपको 11वां क्वेश्चन यहाँ पर कि मोती मस्जिद इन 20 स्थलों में से किस में स्थित है? तो मोती मस्जिद आपको कहाँ पे स्थित है? तो वो आपको आगरा के लाल किले में स्थित है। मोती मस्जिद जो कि आपको आगरा के लाल किले में स्थित है, और मोती मस्जिद को शाहजहाँ ने ही बनवाया था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है वो पूरी तरह से गलत है। आंसर डी नहीं बल्कि आंसर ई होगा। आंसर ई का मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कि मोती मस्जिद आपको कहाँ पर स्थित है? तो आपको स्थित है आगरा के लाल किले में स्थित है, जो कि इस ऑप्शन में बिल्कुल नहीं दिया। आगरा का लाल किला इस ऑप्शन में नहीं है। अर्थात मोती महल आपको आगरा के लाल किला में स्थित है, जिसको शाहजहाँ ने बनवाया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाए उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर 12 कहता है कि दीवान ए खास इन स्मारकों में से किस में स्थित है? तो दीवान ए खास आपको किस में स्थित है? दीवान ए खास आपको देखिए इसका डी का दीवान ए खास महल आपको दिल्ली के लाल किला में स्थित है। दिल्ली के लाल किला में आपको क्या स्थित है? तो दिल्ली के लाल किला में आपको दीवान ए खास महल स्थित है। तो अब यहाँ देखिए दीवान ए खास इन स्मारकों में से क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 आपको यहाँ पे कि दीवान ए खास स्मारक इन स्मारकों में से किस में स्थित है? दीवान ए खास आपको यहाँ पर आंसर कहता है दीवान ए खास महल दिल्ली के लाल किला में स्थित है। तो दिल्ली के लाल किला में आपको दीवान ए खास महल आपको स्थित है। दीवान ए खास महल कहाँ पे स्थित है? दिल्ली के लाल किला। मतलब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपको हो गया डी नंबर, लाल किला परिसर। मतलब दिल्ली का जो लाल किला परिसर उसमें आपको दीवान ए खास परिसर स्थित है। दीवान ए खास महल जो है वो आपको दिल्ली के लाल किला में स्थित है। तो आइए इस पर थोड़ा-सा देखते हैं, वाक़ई में आपको दिल्ली के लाल किला में आपको दीवान ए खास महल स्थित है। तो मोती मस्जिद जो है वो आपको आगरा के लाल किला परिसर, और आपको यहाँ पर दीवान ए खास जो आप है दीवान ए खा परिसर में दीवान ए खास महल जो है वो आपको दिल्ली। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कहता है अकबर के शासन के दौरान आपको मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? अकबर के शासन के दौरान आपको मुगल साम्राज्य का जो वित्त मंत्री था वो कौन था? वो आपको था राजा
टोडरमल। राजा टोडरमल जो था वो अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री था। तो आपको देखिए राजा टोडरमल जो था वो आपको अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री था। तो मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो आपको राजा टोडरमल था। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री आपको राजा टोडरमल था। इसको एक बार चेक करते हैं। अब आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर आपको कहा गया है कि जामा मस्जिद इन 20 स्थलों में से किस में स्थित है? जामा मस्जिद आपको कहाँ पे स्थित है? तो जामा मस्जिद जो आपको है वो आपको फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो जामा मस्जिद जो आपका वो कहाँ पर स्थित है? जामा मस्जिद आपको फतेहपुर सीकरी में आपको स्थित है। तो जामा मस्जिद आपको कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर आपको सीकरी में स्थित है। शाहजहां की बड़ी बेटी जहान आरा ने आगरा के फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो उसी शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। अब देखिए शाहजहां की बड़ी बेटी शाहजहां की जो बड़ी बेटी है जहान आरा ने आगरा के फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो उसी शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। अब यहाँ देखिए, चूँकि यहाँ पर आपको कि जामा मस्जिद इन 20 धरोहर स्थलों में से किस में स्थित है? तो आपको देखिए फतेहपुर सीकरी में आपको जामा मस्जिद स्थित है। तो शाहजहां की बड़ी बेटी जहान आरा ने आगरा के फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो अब देखिए आगरा के फतेहपुर सीकरी में आपको जामा मस्जिद का निर्माण किसने क्या करवाया था? तो शाहजहां की बड़ी बेटी जहान आरा ने करवाया था। और उसी शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो फिर से शाहजहां ने ही दिल्ली में आपको अलग से जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो उसी शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। मतलब शाहजहां ने आपको अगर ये क्वेश्चन पूछे थे कि शाहजहां ने कहाँ पर जामा मस्जिद का निर्माण कराया, तो आपको दिल्ली में शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया। अब देखिए चूंकि इस ऑप्शन में फतेहपुर सीकरी है, हुमायूं का मकबरा है, कुतुब मीनार है, आगरे का किला है, लेकिन कहीं भी दिल्ली का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। मतलब अगर दिल्ली का जिक्र होता तो आपको फतेहपुर सीकरी, अगर मान लीजिए फतेहपुर सीकरी ऑप्शन ए में है और मान लीजिए ऑप्शन बी में आपको दिल्ली भी दिया होता, दिल्ली का आपको जामा मस्जिद, तो यहाँ पर होता तब आपको उपयुक्त में से एक ऑप्शन नंबर ई हो जाता कि उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक होता। अब देखिए जामा मस्जिद, 2 जामा मस्जिद आपको हो गया। जामा मस्जिद आपको एक आगरा के फतेहपुर सीकरी में है, आगरा के फतेहपुर सीकरी में है, जो कि आपको शाहजहां की बड़ी बेटी आपको जहां आरा ने बनवाया था। और उसी शाहजहां ने दिल्ली में अलग से जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब आप आगे चलते हैं 15 नंबर में। क्वेश्चन यहाँ पर आपको 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको यहाँ पर कहता है कि इबादत खाना जो एक बैठक थी को किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था? इबादत खाना जो एक बैठक थी को किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? इबादत खाना क्या था? इबादत खाना एक बैठक था। एक हॉल था। हॉल मतलब क्या? बैठक खाना था। मतलब वहाँ बैठकें होती, मीटिंग होती थी। वो किस मुगल सम्राट ने इबादत खाना को किस मुगल सम्राट ने निर्मित किया था, हमें ये बताना है। तो इबादत खाना को आपको अकबर ने बनाया। इबादत खाना को किसने बनाया था? इबादत खाना को अकबर ने बनाया था। इबादत खाना को किसने बनाया था? अकबर ने ही आपको इबादत खाना को बनाया था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपको है। पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया? दिल्ली में पुराना किला के भवनों का जो निर्माण है वो किसने किया? तो वो आपको शेरशाह सूरी ने किया था। तो शेरशाह सूरी ने ही आपको दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया। ये आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी ने कहाँ पर आपको पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था? मतलब उस भवन का नाम पुराना किला है। तो दिल्ली में आपको शेरशाह सूरी का जो ओरिजिनल नाम था, बचपन का नाम था, वो फरीद खां था, या सिर्फ उसको फरीद भी बोलते थे। फरीद खां या फरीद भी बोलते थे। तो अर्थात हम बोले कि शेरशाह सूरी या फरीद खान, शेरशाह सूरी या शेरशाह ने, तो शेरशाह सूरी ने ही आपको, अर्थात मतलब उसके बचपन का नाम को फरीद खान ने ही आपको दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने ही आपको किया था। अब दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? तो शेरशाह सूरी
सूरी ने ही आपको क्या था, किसने किया था, आपको शेरशाह सूरी ने ही किया था। तो दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण आपको शेरशाह सूरी ने किया था। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से बसाकर इसने अपने साम्राज्य को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था, तो शेरशाह सूरी ने किया था। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था, तो आपको शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह ने 1571 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से बसाकर इसे अपने साम्राज्य का प्रांतीय राजधानी बनाया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि शेरशाह ने 1571 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से बसाकर इसे अपने साम्राज्य का प्रांतीय राजधानी बनाया था। इसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण, मतलब शेरशाह सूरी ने ही या फरीद खान ने ही आपको ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। इसे पहले सड़क-ए-आज़म के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पे देखिए इसमें कई सारे पॉइंट निकलते हैं। इस पॉइंट से कई सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं कि शेरशाह ने 15 किस शासक ने आपको पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाई, उसे अपने प्रांत की राजधानी बनाई, तो आपको शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी ने ही आपको 1571 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से बसाकर इसे अपने साम्राज्य का प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो आपको देखिए पाटलिपुत्र तथा पटना को कौन किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था, तो आपको शेरशाह सूरी ने बनाया था। आप देखिए चूँकि इसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, किस शासक ने आपको ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, तो आपको शेरशाह सूरी ने ही। तो शेरशाह सूरी ने ही आपको ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। इससे पहले सड़क-ए-आज़म के नाम से जाना जाता है। अरे किस रोड का दूसरा नाम जो आपका वो आपको सड़क-ए-आज़म भी है, या आपको किस रोड का वैकल्पिक नाम जो आपको सड़क-ए-आज़म भी है, तो आपको ग्रांड ट्रंक रोड का जो वैकल्पिक नाम है या दूसरा नाम जो आपको वो सड़क-ए-आज़म है। तो सड़क-ए-आज़म किस रोड को कहते हैं, तो ग्रांड ट्रंक रोड को कहते हैं। और ग्रांड ट्रंक रोड या सड़क-ए-आज़म रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। शेरशाह सूरी या फरीद खान ने ही आपको कराया था। फरीद खान आपको शेरशाह सूरी का बचपन का नाम है। आपको आगे यहाँ पे क्वेश्चन 17 यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया? तो आप हम सभी जानते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात आपको अकबर ने ही किया था। अकबर ने ही आपको मनसबदारी जो व्यवस्था उसका सूत्रपात मतलब उसका उद्घाटन किया था, उसका शुभारंभ किया था। अब उसको शुभारंभ किया था, तो अकबर ने ही आपको क्या किया था, मनसबदारी प्रथा का शुभारंभ किया था। किसने आपको किया था? अकबर ने आपको मनसबदारी प्रथा का क्या किया था, शुरुआत किया था। तो आपको निम्नलिखित में से किसने आपको मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो आपको उसने अकबर ने ही आपको क्या था, मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि चांदी का जो सिक्का है, चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया था? चांदी का जो सिक्का रुपया है वो सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो वो आपको चलाया था शेरशाह सूरी ने ही चलाया था। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चांदी का जो सिक्का है मतलब उसका नाम रुपया था, उसको सर्वप्रथम किसने चलाया था? उसको सर्वप्रथम आपको शेरशाह सूरी ने ही चलाया था। शेरशाह सूरी ने ही सर्वप्रथम आपको चांदी का सिक्का जिसका नाम रुपया था उसको चलाया था। तो शेरशाह सूरी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट काम शेरशाह पे आपको क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चांदी का सिक्का अर्थात जिसका नाम रुपया था, चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो आपको शेरशाह सूरी ने ही चलाया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन 19 आपके यहाँ पे कहता है कि अकबर की दूसरी राजधानी कौन-सी थी? अकबर की जो दूसरी राजधानी है वो कौन-सी थी? अकबर की दूसरी राजधानी आपको फतेहपुर सीकरी थी। अकबर की जो दूसरी राजधानी थी वो कौन-सी थी? तो आपको फतेहपुर सीकरी थी। इसमें मुझे कुछ डाउट लगा है, इसको हम चेक कर लेते हैं कि अकबर की दूसरी राजधानी आपको कौन-सी थी? अकबर की दूसरी राजधानी कौन-सी थी? अकबर की दूसरी राजधानी आपको फतेहपुर सीकरी थी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको आगरा भी दिया हुआ है और फतेहपुर सीकरी भी दिया हुआ है। तो आपके यहाँ पर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। तो अकबर की जो दूसरी राजधानी थी वो कौन-सी थी? वो आपको फतेहपुर सीकरी। और देखिए एक बात ध्यान सुनिए, एक बात है कि फतेहपुर सीकरी को ही आपको क्या बोलते हैं? फतेहपुर सीकरी को ही आपको फ़तेहाबाद बोलते हैं। फ़तेहाबाद जो आपको होता है वो आपको फतेहपुर सीकरी को ही बोलते हैं। और ये फतेहपुर सीकरी अर्थात फ़तेहाबाद जो है, फतेहपुर सीकरी का ही पुराना नाम क्या था? फ़तेहाबाद था। और इस फ़तेहाबाद जो ये फतेहपुर सीकरी जो वो आपको आगरा में ही स्थित है। तो ये फतेहपुर सीकरी कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको आगरा में ही स्थित है। तो आपको अकबर की दूसरी राजधानी कौन-सी थी? अकबर की दूसरी राजधानी आपको फतेहपुर सीकरी या फ़तेहाबाद थी। तो फतेहपुर सीकरी का ही पूरा नाम क्या था? फ़तेहाबाद था। तो यहाँ पर क्या हो गया अर्थात क्वेश्चन 19 का आपका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 19 का यहाँ पे आंसर आपको अकबर की दूसरी राजधानी कौन-सी थी? तो अकबर की दूसरी राजधानी यहाँ पे आपको फतेहपुर सीकरी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कहता है कि अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? अहमदनगर किस रानी ने आपको बादशाह अकबर का विरोध किया था? वो आपको क्या था? तो ये आपको क्या था? जीतन महल ने ही आपको विरोध किया था।
अहमदनगर किस रानी ने आपको बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो आपको जीतन महल ने आपको विरोध किया था। किसने किया था? तो आपको जीतन महल ने आपको विरोध किया था। तो उस रानी का नाम क्या था? उस रानी का नाम आपको जीतन महल, तो उस रानी का जो नाम है वो क्या है? तो वो आपको था जीतन महल था। उस रानी का क्या नाम है? उस रानी का नाम आपको है जीतन महल। जीतन महल ने ही आपको क्या किया था? अहमदनगर की जो रानी जीतन महल, उस रानी का नाम था जीतन महल। नाम भी बड़ा अजीब है कि नाम आपको यहाँ पर लिखा हुआ है जीतन महल। जीतन महल ही उस रानी का नाम था जिसने आपको बादशाह अकबर का विरोध किया था। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपको आंसर दिया गया है वो पूरी तरह से गलत है। क्वेश्चन आपको पूछा गया था क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन नंबर आपको 20 में कि आपको अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? और यहाँ पे आंसर दिया हुआ है आपको, सॉरी गलती हो गया, 20 का आपको सी मतलब क्या कि चांद बीबी। आपको चांद अहमदनगर की जो रानी चांद बीबी थी उसने ही बादशाह अकबर का विरोध किया था। तो आपको जीनत महल नहीं होगा बल्कि आपको चांद बीबी होगा। चांद बीबी जो अहमदनगर की थी, चांद बीबी जो अहमदनगर की रानी थी, क्वीन थी, वो उसने ही आपको सम्राट अकबर का विरोध किया था। अकबर का विरोध अहमदनगर किस रानी ने किया था? चांद बीबी ने किया था। ऑप्शन आपको सी होगा, चांद बीबी आपको होगा। अब आते अगला क्वेश्चन, आपको अगला यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस क्रांतिकारी, क्वेश्चन 21 यहाँ पर कहता है कि बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? तो बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को, तो 14 अप्रैल 1929 को बिहार की किस क्रांतिकारी को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? आपको राम सुभग सिंह नहीं, आपको क्या था? राम सुभग सिंह थे। तो बिहार के जो आपको राम सुभग सिंह थे, एक राम सुभग सिंह एक क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था। तो बिहार का आप देखिए, बिहार के राम सुभग सिंह क्रांतिकारी नेता जिन्होंने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था। ऐसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम नौजवान दिवस बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने आपको मनाने का ऐलान किया था? तो आपको राम सुभग सिंह ने ही मनाने का ऐलान किया था। तो राम सुभग सिंह ने ही आपको 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था। ये राम सुभग सिंह का संबंध कहाँ से है? बिहार से आपको हो गया। तो बिहार के क्रांतिकारी नेता राम सुभग सिंह ने ही आपको 14 अप्रैल 1929 किया था। अब इससे ये भी पूछेगा नाम को हटा करके कि आपको 14 दिवस बिहार में किसने मनाने का ऐलान किया था? तो राम। क्वेश्चन नंबर आपको 22 में कहता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर 1964 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपको 22 से 23 अक्टूबर, 22 से 23 अक्टूबर आपको 22 से 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर में बिहार नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल सम्राट तथा नवाबों की सेना के बीच लड़ा गया था। लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई और इसके परिणाम में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ में चला गया था। तो यहाँ आपको परिणाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पहली बात तो ये समझिए कि बक्सर का युद्ध जो है वो आपको कहाँ पर, मतलब बिहार में आपको ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था? तो बिहार में अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था? तो वो आपको बक्सर का युद्ध था। तो बक्सर का युद्ध आपको कब हुआ था? बक्सर का युद्ध आपको 22 अक्टूबर, 22 से 23 अक्टूबर, 22-23 अक्टूबर 1764 में आपको हुआ था। 22 या 23 अक्टूबर दोनों डेट आपको है, मतलब 2 दिन आपको चला था। 22 और 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को आपको बक्सर का युद्ध हुआ था।
बक्सर के आस-पास में आपको आता है। इसमें आपको देखिए किसके-किसके बीच आपको बक्सर का युद्ध हुआ था और किसकी विजय हुई है आपको इम्पोर्टेंट है। बक्सर का युद्ध आपको आपको अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था और आपको अंग्रेज़ों और आपको जो मुगल था नवाबों की सेनाओं के बीच में आपको हुआ था। अब देखिए अंग्रेज़ों का जो नेतृत्व कर रहा था, अंग्रेज़ों के नेतृत्व कौन कर रहा था और मुगलों का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो देखिए चूँकि आपको बक्सर नगर के आस-पास ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेक्टर मुनरो थे और मुगल तो नवाबों की सेना के बीच लड़ा गया था जिसमें अंग्रेज़ जो था वो विजय हुआ। अंग्रेज़ क्या हुआ वो आपको विजय हुआ। तो आपको बक्सर का युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेज़ की ओर से अंग्रेज़ की ओर से युद्ध का नेतृत्व आपको हेक्टर मुनरो कर रहा था और यहाँ पर मुगल की ओर से किसने नेतृत्व किया था वो आपको नहीं दिया है, तो बाद में हम उसमें आपको ऐड कर देंगे। चूँकि आपको बक्सर के युद्ध में आपको अंग्रेज़ों का नेतृत्व आपको हेक्टर मुनरो ने किया था और मुगल और नवाबों की सेनाओं के बीच में हुआ था। इसमें आपको अंग्रेज़ जो था वो विजय हुआ अर्थात अंग्रेज़ जो था युद्ध जीत लिया। इसके परिणाम से मतलब युद्ध जीतने के फलस्वरूप क्या युद्ध जीतने के बाद क्या हुआ? युद्ध जीतने के बाद ये हुआ कि अंग्रेज़ों को पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बांग्लादेश की दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेज़ को मिल गया था। इसके बक्सर का युद्ध जीतने के बाद क्या हुआ कि अंग्रेज़ जो थे उनको पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी अंग्रेज़ अपने अधिकार में ले लिया। मतलब अब क्या मतलब जो जितनी भी कमाई आपको पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश से होती थी, वो सभी की सभी कमाई और सभी जितने भी अधिकार थे, वो सारे अधिकार अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कहता है, बिहार में दावत पूजा के नाम से कौन-सा त्योहार भी जाना जाता है? दावत पूजा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिहार में आपको दावत पूजा जो आपको है वो और किस नाम से मतलब कौन-सी पूजा को दावत पूजा कहते हैं? अब यहाँ पर कहते हैं बिहार में दावत पूजा के नाम से कौन-सा त्योहार भी जाना जाता है? तो बिहार में आपको दावत पूजा के नाम से कौन सा पूजा जाना जाता है? चित्रगुप्त पूजन को। देखिए चित्रगुप्त पूजन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी नया है मेरे लिए। तो बिहार में दावत पूजा के नाम से कौन-सा त्योहार भी जाना जाता है? चित्रगुप्त पूजा को। चित्रगुप्त पूजा को बिहार में दावत बिहार में आपको चित्रगुप्त जो पूजा गुप्त को दावत पूजन भी कहा जाता है या दावत पूजन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं आगे आपके यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको व्यापार केंद्र के रूप में धार्मिक तथा प्रशासनिक केंद्र के रूप में ऑप्शन ई का था उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए मध्यकाल में बिहार शरीफ जो था मध्यकाल में जो बिहार शरीफ था वो नगर महत्वपूर्ण रहा है। आपके यहाँ पे ऑप्शन ए में कहता है व्यापार केंद्र के रूप में, ऑप्शन बी कहता है धार्मिक केंद्र के रूप में, ऑप्शन सी कहता है आपको विद्या केंद्र के रूप में, ऑप्शन डी कहता है प्रशासनिक केंद्र के रूप में और ऑप्शन ई कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको जो आंसर होगा इस 24 का वो आपको हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण क्यों रहा है? इसमें से जो ऑप्शन आपको दिया गया है ए, बी, सी, डी उसमें से कोई भी नहीं। मतलब मान तो मध्यकाल में बिहार शरीफ आपको महत्वपूर्ण ना तो प्रशासनिक केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण रहा है, ना ही विद्या केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण रहा है और ना ही आपको धार्मिक केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण रहा है और ना ही व्यापार केंद्र के रूप में आपको मध्यकाल में बिहार शरीफ महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपको हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपको 25 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके यहाँ पर क्या कहते हैं इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पर कह रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कहता है कि नवाब हेबत जंग का मकबरा कहाँ स्थित है? नवाब हेबत जंग का मकबरा कहाँ स्थित है? तो नवाब हेबत जंग का जो मकबरा है वो आपको कहाँ पे स्थित है? वो आपको स्थित है पटना सिटी में। तो पटना सिटी में ही आपको नवाब हेबत जंग का मकबरा यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ध्यान देने बात है कि जब बिहार का एग्जाम हम देते हैं बीपीएससी जैसे एग्जाम कोई भी बिहार का एग्जाम तो हमें बिहार से रिलेटेड थोड़ा-थोड़ा जो तथ्य होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। जब कोई एग्जाम होता है किसी साल ऐसा होता है कि बिहार से रिलेटेड तथ्यों को नहीं पूछा जाता लेकिन किसी वर्ष बिहार के रिलेटेड तथ्यों को बहुत अधिक पूछा जाता है। तो नवाब हेबत जंग का मकबरा कहाँ पे स्थित है? नवाब हेबत जंग का मकबरा को पटना सिटी में स्थित है। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन आएगा पटना सिटी में किसका मकबरा स्थित है? तो पटना सिटी में आपका नवाब हेबत जंग का भी मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में है। क्वेश्चन 26 में है कि वर्तमान में ये करंट अफेयर क्वेश्चन हो गया। करंट अफेयर क्वेश्चन आपको हो गया। वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है? वर्तमान तो आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में बिहार का जो राज्यपाल है वो आपको फागू चौहान है। वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है? तो आपको फागू चौहान है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप जान देखिए ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। करंट अफेयर क्वेश्चन में आपको आप देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? करंट अफेयर क्वेश्चन आपको राज्यपाल पूछा जा रहा है। राज्यपाल आपको पहला क्वेश्चन क्या आपको आ गया है? राज्यपाल के बारे में आपको आ गया है। तो करंट अफेयर में आपको ये बात होगा अब देखिए वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में आपको बिहार का जो राज्यपाल है वो आपको फागू चौहान
बताना है। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि नीतीश कुमार के संबंध में क्या सही नहीं है। तो नीतीश कुमार के संबंध में को क्या सही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 27 ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 26 और 27 दोनों करंट अफेयर से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे कहता है कि नीतीश कुमार के संबंध में क्या सही नहीं है। पैरा 1 ए में कहता है वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक है। मतलब नीतीश कुमार को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या था, स्नातक थे। ऑप्शन बी में कहता है वह जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हैं। ऑप्शन सी में आपको कहता है वह केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे हैं, और वह केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे। और ऑप्शन डी में कहता है, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से सभी, और ऑप्शन ई कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपको क्या सही है और क्या सही नहीं है हमें वो बताना है। मतलब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि गलत है, वो हमें खोजना है इन सभी में से। तो आपको यहाँ पर 27 में आपको हो जाएगा डी उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी जो आपको है वो क्या है, सही नहीं है। मतलब नीतीश कुमार जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक नहीं है, स्नातक नहीं किए हैं। आपको देखिए ये सही है, तो सॉरी स्नातक नहीं किया है, मतलब ये सही है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन है आपको है क्या नीतीश कुमार के संबंध में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं मतलब कि नीतीश कुमार के संबंध में क्या गलत बात है यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, वो हमें छांटना है। वो हमें छाटना मतलब क्या वो नीतीश कुमार मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक है, ये कहना पूरी तरह से गलत है। अब देखिए दूसरी बात क्या है, नीतीश कुमार आपको जनता दल यूनाइटेड के सदस्य, ये भी पूरी तरह से गलत है। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हैं, बल्कि वहाँ के अध्यक्ष हैं। वो यहाँ के मतलब जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष है। अब नीतीश कुमार केंद्रीय कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, पूरी तरह से गलत है। नीतीश कुमार केंद्रीय कृषि मंत्री नहीं रह चुके हैं। यानी कि उपयुक्त में से जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है वो सारे नीतीश कुमार के संबंध में आपको क्या गलत है। मतलब यहाँ पर जो जानकारी वो पूरी तरह से ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त सभी अर्थात सभी, और जो ऑप्शन दिया गया है नीतीश कुमार मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्नातक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं, वो भी आपको गलत है। और वह जनता दल यूनाइटेड का सदस्य है, ये भी गलत है। और वो केंद्रीय कृषि मंत्री भी है, ये भी आपको गलत है। मतलब उपयुक्त में से सभी आपको होगा। अब आते हैं क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 28 में क्या कहता है, क्वेश्चन 28 में यहाँ पर कहा गया है कि बिहार में आपको ये भी करंट अफेयर मतलब 26, 27, 28 जो आपको बिहार में क्या है, ये सभी करंट अफेयर से क्वेश्चन रिलेटेड आ रहा है। तो अब देखिए करंट अफेयर से क्या-क्या क्वेश्चन आ गया। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपका पहला क्वेश्चन तो आपको ये राजपाल से पूछ दिया करंट अफेयर में रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ गया है क्या, दूसरा क्वेश्चन जो आपको आ गया वो आपको आ गया मतलब मुख्यमंत्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ देता है। तो मुख्यमंत्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मतलब उसकी पर्सनल डिग्री भी पूछ मतलब उसकी पर्सनल बायोग्राफी पूछ देता है कि उसने क्या हासिल किया है। वो मतलब पर्सनल क्वेश्चन मतलब क्या उसके पास कैसी डिग्री, स्नातक में कौन सा डिग्री लिया है, या उसका बायोग्राफी मतलब वो किसके सदस्य हैं, किसके कौन से मंत्री रह चुके हैं, मतलब पिछला उसका कार्यकाल पूछा है, वो क्या रह चुके हैं, ये सब बारे में आपको पूछ देता है। अब आगे क्वेश्चन 28 में आपको कहता है, क्वेश्चन 28 में आपको कहता है क्या कि बिहार में राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन मतलब देखिए एनडीए मतलब क्या आता है। तो एनडीए मतलब आपको राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन की कौन सी पार्टी सहभागी नहीं है, कौन सी पार्टी आपको सहभागी है। मतलब आपको ये बिहार में आपको देखिए आपको ये करंट अफेयर क्वेश्चन हो गया कि बिहार में राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन एनडीए की कौन सी पार्टी सहभागी नहीं है। कौन सी पार्टी है जो कि आपको सहभागी नहीं, एनडीए की कौन सी पार्टी है जो कि आपको सहभागी नहीं, हमें इस बात को देखिए। अब एनडीए मतलब क्या, आपको राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन होता है जो कि आपको है। देखिए इसमें अभी आपको वर्तमान आपको जनता दल यूनाइटेड जो है आपको एनडीए का पार्टी सहभागी है, एनडीए का आपको सहभागी पार्टी है। और आपको देखिए विकासशील इंसान पार्टी भी आपको एनडीए का सहभागी पार्टी है। और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा भी अभी आपको वर्तमान में मतलब 2022 में अभी तक आपको क्या एनडीए का आपको क्या है सहभागी पार्टी। लेकिन आपको राष्ट्रीय जनता दल जो है वो आपको एनडीए का सहभागी पार्टी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको 28 का ऑप्शन नंबर आपको बी जो है वो पूरे सही है। आपको राष्ट्रीय जनता दल जो आपको मतलब जिसको हम राजद करते हैं आपको आरजेडी कहते हैं। आरजेडी या राजद जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय जनता दल, मतलब लालू यादव का जो पार्टी है वो आपको एनडीए में शामिल नहीं है, वो आपको एनडीए से अलग है। मतलब वो एनडीए में आपको सहभागी पार्टी नहीं है। एनडीए में आपको अभी वर्तमान में सहभागी पार्टी जो आपको है वो आपको जनता दल यूनाइटेड है, विकासशील इंसान पार्टी है, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा है, ये सभी आपको है। ये आपको करंट अफेयर क्वेश्चन, यानी कि करंट अफेयर में क्या क्वेश्चन पूछ दिया, करंट अफेयर में आपको ये क्वेश्चन पूछा पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टी में क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये जो गठबंधन बन रहा है, गठबंधन में कौन कौन आपको सदस्य शामिल है, गठबंधन में कौन कौन सदस्य आपको शामिल, इस रिलेटेड क्वेश्चन आपको बन रहे हैं। तो हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए गठबंधन जितने भी पार्टियां सम्मिलित है उन सभी पार्टियों का आपको उन सभी पार्टियों का नाम, उनके पार्टी के अध्यक्ष कौन है, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। अब आगे आपको जो आपको विपक्षी नेता है, क्वेश्चन 29 में देखो विपक्षी नेता के बारे में आपको पूछ दिया गया है। तो यानी कि हम अब वर्तमान आपको क्या मतलब आपको जो विपक्षी नेता हो तो उनके बायोडाटा भी हमें जानकारी थोड़ा बहुत होना चाहिए। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन 29 में आपको यहाँ पर है, क्वेश्चन 29 यहाँ पर कहता है कि तेजस्वी यादव के संबंध में, क्वेश्चन 29 यहाँ पर कहता है कि तेजस्वी यादव के संबंध में क्या सही है, क्वेश्चन मार्क है, तेजस्वी यादव के संबंध में क्या सही है। इसको आपको देखिए बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता आपको देखिए ऑप्शन ए में कहता है क्या, तो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता वर्तमान में हाँ बिल्कुल है। ऑप्शन बी में कहता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री रहे, ये भी सही है। तो अभी देखिए रहे थे,
देखिए आपको यहाँ पर क्या सही है, तो ये देखिए बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आपको हो जाएगा। 29 का ए नंबर आपको 29 का यहाँ पर कहता है डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो डी आपको उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से क्या, उपयुक्त में से आपको सभी है। अब देखिए चूंकि तेजस्वी यादव आपको जो है वर्तमान में तेजस्वी यादव जो वो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता, ये बात सही है। अभी तेजस्वी यादव जो है आपको है वर्तमान में 2022 में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर कहता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री रहे हैं, बिल्कुल हैं। तेजस्वी यादव जो है उससे पहले मतलब मतलब कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ में क्या उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, या इसी बोलते रहे हैं। और देखिए तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के क्या है सदस्य है, राष्ट्रीय जनता दल के क्या है वो सदस्य है तेजस्वी यादव। अब आगे यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 30 में, देखिए ये सभी आपको करंट अफेयर्स क्वेश्चन रिलेटेड पूछ जाते हैं। यानी करंट अफेयर में हमें क्या, जो आपको गठबंधन की सरकार होती है उनके अध्यक्ष, उनकी पार्टियां कौन कौन सी है, पार्टियों के अध्यक्ष कौन है, पार्टियों के अध्यक्ष का नाम की वो सब जानकारी होना चाहिए। और दूसरी बात क्या, विपक्षी नेता कौन है, विपक्षी नेता कौन, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। विपक्षी नेता का बहुत आपको पर्सनल डिग्रियाँ आपको उसने स्थान तक क्या कि नहीं किया, और उसमें आपको किसके नेता वो रह चुके हैं, किसके साथ वो काम कर चुके हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा जानकारी होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको है क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 30 में कहता है कि बिहार निर्वाचन आयोग या आयुक्त के संबंध में क्या सही नहीं है। मतलब कि बिहार निर्वाचन आयोग के बारे में आपको ऑप्शन जो 4 को दिया है उसमें से आप गलत ऑप्शन को छांटना है, क्या सही नहीं है। देखिए सही नहीं मतलब क्या, कौन सा ऑप्शन आपको गलत है वो आपको छांटना है, मतलब गलत को यहाँ पर पकड़ना है। अब उसको हम देखते हैं। अब यहाँ देखिए ऑप्शन ए में कहता है ऑप्शन ए में कहता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी में कहता है आपको निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के समान प्रक्रिया द्वारा ही कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पद से हटाया जाता है। ऑप्शन सी में कहता है निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव कराता है, निर्वाचन आयोग जो है वो पंचायतों का चुनाव कराता है। अब ऑप्शन डी में कहता है उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन ई में कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसको देखते हो क्वेश्चन नंबर 30 में, क्वेश्चन नंबर 30 का आपको आंसर यहाँ पर दिया हुआ है सी, मतलब निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव कराता है। ये आपको सही नहीं है, मतलब ये जो आपको ये सही नहीं है, अर्थात ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपको गलत ऑप्शन है। तो बिहार निर्वाचन आयोग या आयुक्त के संबंध में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बिहार निर्वाचन आयोग के बारे में आपको गलत है। तो निर्वाचन आयोग जो है वो पंचायतों का चुनाव कराता है, ये आपको गलत हो गया। निर्वाचन आयोग यहाँ पंचायतों का चुनाव कराता है, यहाँ पे ये गलत आपको हो गया, ये आपको यहाँ पर गलत हो गया। 30 में आपको यहाँ पर सी कहा गया है। अब देखिए चूंकि अब देखिए बिहार निर्वाचन आयोग जो तो आपको राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, बात सही। बिहार निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं वो राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी सही है। और दूसरी बात क्या, ऑप्शन नंबर बी में जो यहाँ पर कहा गया है क्या, निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के समान प्रक्रिया द्वारा ही कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पद से हटाया जा सकता है, बात सही है, ये भी आपको सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो आपको है कि निर्वाचन आयोग आपको पंचायतों का चुनाव कराता है, ये आपको यहाँ पर गलत है। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन 31 नंबर में यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के संबंध में क्या सही है। तो बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के संबंध में आपको क्या सही है, ये आपको हमें देखना है। ऑप्शन ए में देखो क्या सही क्वेश्चन है, ये आपको क्या सही ऑप्शन विकल्प है वो हमें छांटना है। यह एक संवैधानिक संस्था है। दूसरी क्या बी, इसकी स्थापना बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 द्वारा की गई। ऑप्शन सी, यह राज्य की तृणमूल स्तर की संस्थाओं संगठनों के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन डी आपके यहाँ पर कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका उपयुक्त में से ऑप्शन डी का उपयुक्त में से सभी, और ऑप्शन ई कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन 31 का आंसर आपको है उपयुक्त में से सभी। मतलब ये कहिए कि आपको क्या ऑप्शन 31 में क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछा गया था बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के संबंध में क्या सही है। मतलब बिहार राज्य निर्वाचन आयोग या प्राधिकार जो है वो एक वैधानिक संस्था, एक कानूनी संस्था है, ये बात सही है। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन कहता है कि इसकी स्थापना मतलब बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त की स्थापना आपको बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 के द्वारा की गई, यह भी सही है। मतलब बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, किस आधार पर किया गया है, तो आपको आधार, ये आपका आधार है बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 के द्वारा किया गया है। अब आगे यहाँ पर कि ये राज्य मतलब बिहार राज्य जो आपको बिहार राज्य की तृणमूल स्तर के संस्थाओं संगठनों के निर्वाचन उत्तरदायी, ये जो आपको बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार है वो किसके प्रति उत्तरदायी है, क्यों उत्तरदायी है। अगर कि बिहार राज्य की जो तृणमूल मतलब जो छोटी मोटी आपको चुनाव होते हैं तृणमूल स्तर के जो संस्थाओं संगठनों के निर्वाचन के लिए आपको उत्तरदायी है, अर्थात उपयुक्त में से सभी यहाँ पर ए बी सी ऑप्शन जो सभी आपको यहाँ पर सही है।
अब देखिए एक यहाँ पर नोटिस करने की बात है कि बिहार राज्य के निर्वाचन प्राधिकार से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि हमें जो आगामी दिनों में होना चाहिए, तो आपको बिहार राज्य निर्वाचन आयोग है, इनकी स्थापना कब हुआ है, इनका अध्यक्ष कौन है, इनमें इनका कोई महत्वपूर्ण जो पॉइंट होता है, महत्वपूर्ण जो फैक्ट होता है, जो तथ्य होता है, हमें उनसे रिलेटेड पूरी तरह से कंठस्थ होना चाहिए, ताकि आगामी परीक्षा में दिक्कत ना हो। तो आपको बिहार राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हमें जानना होगा, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इसके वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, और जो पिछले अध्यक्ष है अगर उसमें से कोई महत्वपूर्ण है तो उसको भी याद कर लीजिए, उसको भी आप याद कर लीजिए। इसका जो स्थापना हुआ, ये किस वजह से आपको इसका किस आधार पर स्थापना हुआ था, पहली बार कब स्थापना हुआ था, और पहली बार इसने कब आपको इसका अपना काम किया था, इस तरह से रिलेटेड जो भी तथ्य आते हैं वर्तमान में, हम उससे रिलेटेड पूरी तरह से कंट्रोल होना चाहिए। यानी कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में से पूछे जाते हैं। अब हम आगे यहाँ पर चलते हैं, आगे यहाँ आपको है आपको क्वेश्चन नंबर 32 का आता है, वर्तमान बिहार विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सुमेलित है। ये तो आपको करंट अफेयर क्वेश्चन हो गया, करंट अफेयर क्वेश्चन आपको हो गया, वर्तमान बिहार विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है। तो वर्तमान जो आपको मैच नहीं करता है एक दूसरे से, आपको वो देखना है। क्वेश्चन नंबर 32 आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 आपको कहता है डी, सदन देखिए सदन का नेता तेजस्वी यादव ये पूरी तरह से गलत है। अब देखिए अभी वर्तमान में 2022 में आपको जून 2022 अभी वर्तमान तक आपको स्पीकर बिहार विधानसभा का आपको जो स्पीकर है वो विजय कुमार सिन्हा है, बात सही है। तो वर्तमान में बिहार विधानसभा का जो स्पीकर है ये आपको विजय कुमार सिन्हा है, और डिप्टी स्पीकर बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को महेश्वर हजारी है, और आपको सदन का नेता मतलब बिहार विधानसभा के सदन का नेता मतलब मुख्यमंत्री जो है वो आपको नीतीश कुमार है, और सदन का नेता मतलब ये आपको तेजस्वी यादव ये पूरी तरह से गलत, ऑप्शन नंबर डी पूरी तरह से गलत है। जो आपको तेजस्वी यादव है वो आपको बिहार विधानसभा के विपक्षी दल के नेता है। बिहार अगर आप ये आपको रहता ऑप्शन में कि बिहार विधानसभा के विपक्षी दल का नेता तेजस्वी यादव है तो सही होता, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि बिहार विधानसभा सदन का जो नेता है वो तेजस्वी यादव ये पूरी तरह से गलत है। बिहार विधानसभा सदन का जो नेता है वो आपको नीतीश कुमार है, ना कि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है, ना कि आपको सदन के नेता है। तो यहाँ पर आपको अब आपको ये देखिए इससे एक आपको तथ्य सीखने को मिलता है क्या कि हमें बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद ये जो 2 आपको संस्थाएँ आपको है, तो बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद इनके अध्यक्ष कौन है, मतलब इनके स्पीकर कौन है, इनके डिप्टी स्पीकर कौन है, इनके सदन के नेता कौन, इनके विपक्ष के नेता कौन, ये सब आपको पूरी तरह से जानकारी होना चाहिए। तो इनमें से कुछ जैसे आपको अध्यक्ष कौन है, स्पीकर कौन हुआ, डिप्टी स्पीकर कौन हो गया, सदन का नेता कौन हो गया, विपक्ष का नेता कौन हो गया, बिहार विधानसभा का भी और बिहार बिहार विधान परिषद का दोनों का भी आपको पता होना चाहिए कि स्पीकर कौन है, डिप्टी स्पीकर कौन है, सदन का नेता कौन है और सदन का विपक्ष का नेता कौन है, इन सब बारे में आपको पता होना चाहिए। और इनका आपको देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो अध्यक्ष होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई दलित स्पीकर बन गया तो दलित स्पीकर कब बना था, कोई मान लीजिए आपको दलित हो गया उसका कोई महिला स्पीकर बिहार विधानसभा कब बना था, तो इस तरह की आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन नंबर आपको 33 से कहता है कि बिहार विधान परिषद के संबंध में क्या सही है। अब देखिए बिहार विधान परिषद से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिहार विधान परिषद के संबंध में आपको क्या सही है हमें ये बताना है। तो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पर कहता है कि बिहार विधान परिषद बिहार विधान मंडल का उच्च या द्वितीय सदन है। तो अब यहाँ पर कहता है कि बिहार विधान परिषद जो है बिहार विधान मंडल का उच्च या द्वितीय सदन है, सदन के नेता नीतीश कुमार है, बिहार विधान परिषद के सदन का नेता जो है वो नीतीश कुमार है। और दूसरी बात यहाँ पर कहता है कि इसमें मतलब बिहार विधान परिषद में 12 सदस्य नामित किए जाते हैं, और उपयुक्त में से सभी यहाँ पर आपको कहता है 33 का डी उपयुक्त में से सभी, 33 का डी का उपयुक्त में से सभी मतलब सभी के सभी ऑप्शन क्या हुआ आपको पूरी तरह से सही, आपको सभी के सभी ऑप्शन क्या है पूरी तरह से सही हैं। अब यहाँ पर देखिए चूंकि आपको सभी ऑप्शन यहाँ पर सही है तो हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। क्या देखिए बिहार विधान परिषद के संबंध में क्या सही, तो बिहार विधान परिषद का बिहार विधान मंडल का उच्च या द्वितीय सदन, ये बात सही है। तो बिहार विधान परिषद जो है वो बिहार विधान मंडल का उच्च या द्वितीय सदन है। मतलब आप विधान ऐसे भी समझिए, जिस तरह से राज्यसभा और लोकसभा से आपको मतलब जिस तरह से आपको राज्यसभा जो है तो सदन में उच्च आपको सदन होता है, उसी तरह से राज्यों में भी आपको जो विधान परिषद होते हैं वो आपको विधान मंडल का उच्च या द्वितीय सदन आपको होता है। अब बिहार विधान परिषद जो आपको है वो बिहार विधान मंडल का उच्च या द्वितीय सदन है। अब देखिए सदन के जो नेता है मतलब बिहार विधान परिषद के जो सदन के जो नेता है वो आपको नीतीश कुमार है, सदन के जो नेता है वो भी नीतीश कुमार है। यानी कि आप ये समझिए कि जो मुख्यमंत्री होगा, जो राज्य का मुख्यमंत्री होगा वो आपको बिहार विधानसभा का भी बिहार विधानसभा के सदन का नेता भी होगा, और बिहार विधान परिषद के सदन का नेता भी होगा। ऑप्शन सी में आपको यहाँ पर कहता है, ऑप्शन सी में आपको यहाँ पर कह रहा है कि इसमें 12 सदस्य नामित किए जाते हैं, मतलब कि विधान परिषद में बिहार विधान परिषद में 12 सदस्य ऐसे जिसको क्या कहते हैं नामित किया जाता है, जिसको नामित किया जाता है, अर्थात ये आपको सही है। अब आपको अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 34 आपको यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ 34 है
कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का मुख्यमंत्री नहीं रहा? अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, निम्नलिखित में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? हम लोगों को देखना है। तो लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ये बात सही है। राबड़ी देवी भी बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ये भी सही है। अब देखिए जीतन राम मांझी भी बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ये बात भी सही है। लेकिन तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। वो क्या वो तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। वो वाइस सीएम रहे, वाइस चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन चीफ मिनिस्टर कभी मतलब मुख्यमंत्री नहीं बने तेजस्वी यादव अभी तक, 2022 तक। अब ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ये रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री नहीं है, मतलब बिहार का कौन इसमें मुख्यमंत्री नहीं है? तो बिहार का मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं अभी तक। तो तेजस्वी यादव आपको बिहार के मुख्यमंत्री नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो 34 का ऑप्शन नंबर सी आपको हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री कौन नहीं रहा है? तो आपको ये तेजस्वी यादव नहीं रहे। अगला क्वेश्चन ये भी आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो अब यहाँ देखिए, यानी कि एक चीज़ आप समझिए, बिहार के मुख्यमंत्री से रिलेटेड जो तथ्य होते हैं वो आपको पूरी तरह से जानकारी होना चाहिए। पिछले कुछ आपको जानकारी होना चाहिए, कौन मुख्यमंत्री बना है, कौन नहीं बना है। आगे आपको देखिए दूसरी जो पार्टी यहाँ पे आपको है, चिराग पासवान की पार्टी के बारे में कुछ पूछा गया है। क्वेश्चन पर ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, करंट अफेयर क्वेश्चन है कि चिराग पासवान के संबंध में क्या सही है? चिराग पासवान के संबंध में आपको क्या सही है? यह एक देखिए, चूँकि चिराग पासवान जो है स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र हैं, यह भी सही है। यह लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये भी सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 35 में आपको देखिए क्या आंसर है, 35 आपको डी। और देखिए इन्होंने एक फ़िल्म मिले हम में भी अभिनय किया है, अर्थात उपयुक्त में सब ये सभी सही है। देख चूँकि चिराग पासवान जो आपको एक राष्ट्रीय मतलब एक दल है, बिहार में लोकप्रिय दल हैं, उनके नेता हैं। तो अब देखिए चिराग पासवान को आपको पूछ दिया, आपको करंट अफेयर क्वेश्चन हो गया। तो हमें थोड़ा बहुत विपक्षी पार्टी जो आपको है राज्य में, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए कि वह किसके बेटे हैं या किसके क्या उससे मतलब नेता में आने से पहले वो किस विभाग में काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तो इस थोड़ा बहुत हमें जानकारी होना चाहिए। चिराग पासवान के संबंध में क्या सही? चिराग पासवान जो आपको वो स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र हैं, ये बात सही है। चिराग पासवान जो हैं वो स्वर्गीय रामविलास पासवान के क्या हैं? पुत्र हैं। और दूसरा चिराग पासवान जो है वो आपको लोक जनशक्ति पार्टी के क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं। और दूसरी बात देखिए इन्होंने मतलब चिराग पासवान ने आपको मिले ना मिले हम में अभिनय कर चुके, एक फ़िल्म है मिले ना मिले हम में अभिनय कर चुके हैं। अब देखिए चूँकि चिराग पासवान नेता बनने से पहले क्या था, मतलब एक अभिनेता थे। ये आपको सभी जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र आपको चिराग पासवान थे, ये सही है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष आपको चिराग पासवान, ये भी सही है। इन्होंने मतलब चिराग पासवान एक फ़िल्म मिले ना मिले हम में भी काम कर चुके, मतलब अभिनय कर चुके, ये भी आपको सही, मतलब सभी के सभी आपको सही है। यानी कि ये सभी आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। अब आते हैं आगे। आगे क्वेश्चन 36 यहाँ पे कहता है, देखिए क्वेश्चन आपको 36 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन आपको 36 यहाँ पे कहता है कि बिहार राज्य महिला आयोग के संबंध में क्या सही है? बिहार राज्य महिला आयोग के संबंध में क्या है? बिहार राज्य महिला आयोग की संबंध आपको देखिए क्या सही है? तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, ये भी सही है। यह महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों से संबंधित मामलों को देखता है, यह भी सही है। यह एक अर्ध न्यायिक संस्था है, यह भी सही है। अर्थात उपयुक्त में से सभी के सभी सही है। देखिए देखिए बिहार निर्वाचन आयोग से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बिहार महिला आयोग से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी कि वर्तमान में जो बिहार राज्य महिला आयोग है, उनके अध्यक्ष कौन है? उनके उपाध्यक्ष, मान लो उपाध्यक्ष होते हैं, तो उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में जो बिहार राज्य महिला आयोग है, उनकी सारी डिटेल हमें जानकारी होना चाहिए। उनका पहला मतलब उनकी पहली स्थापना कब, उनका पहला मतलब स्थापना कब उसका हुआ था, उन्होंने किस तरह से काम किया, उसके क्या लक्ष्य हैं, उनके क्या उद्देश्य हैं, वो किस तरह के काम करते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल पता होना चाहिए। अब देखिए बिहार राज्य महिला आयोग के संबंध में क्या सही है? बिहार राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1993 में हुआ था। 1993 में आपको बिहार राज्य महिला आयोग का आपको स्थापना हुआ था। बिहार राज्य महिला आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1993 ईस्वी में आपको हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण, इसको याद कर लीजिएगा। और एक बिहार राज्य महिला आयोग जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों से संबंधित मामलों को देखता है। तो ये बिहार राज्य महिला आयोग का काम क्या है? क्या इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों को संबंधित मामलों को देखता है। तो बिहार में आपको महिलाओं के प्रति जो किए गए अपराध, उनसे संबंधित मामलों को महिला आयोग यहाँ पर देख रहा है, बिहार राज्य महिला आयोग देखता है। और दूसरी ओर बिहार राज्य महिला आयोग जो वो एक अर्ध न्यायिक संस्था, अर्ध न्यायिक समझ ये अधूरा, अर्ध मतलब आपको आधा, ये आपको अर्ध न्यायिक संस्था, ये आपको बिहार राज्य महिला आयोग कैसी संस्था है, किस प्रकार की संस्था है? तो एक अर्ध न्यायिक संस्था आपको है। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, देखिए ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ दिया गया था। अब आपको 2 चीज़ देखिए, बिहार निर्वाचन आयोग हो गया और बिहार निर्वाचन आयोग हो गया, बिहार महिला आयोग हो गया, और दूसरी बात क्या, आपको बिहार विद्युत निगम जो, इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमें जो होना चाहिए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वर्तमान स्थिति क्या है, उसके बारे में जानकारी, उनका क्या काम है, उनके क्या लक्ष्य है, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन आपको 37 यहाँ पर कहता है कि बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बीएससी, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको आ गया है। 10 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य बाल बीएससी पीसीआर की स्थापना किस
बिहार राज्य बाल अधिकार, बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग जिसको बोलते हैं बीएससी-पीसीआर। बीएससी-पीसीआर की स्थापना आपको 2010 में आपको हुई थी। बीएससी-पीसीआर की स्थापना कब हुई थी? 2010 में आपको हुई थी, ठीक है। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बीएससी-पीसीआर की स्थापना कब हुआ था? 2010 में आपको हुआ थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम देखिए बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, इसका उद्देश्य क्या, इसका काम क्या करता है, इसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। मतलब 3 आपको आयोग महत्वपूर्ण आयोग होंगे जिससे क्वेश्चन बनते हैं। पहला आप आयोग बिहार राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग हो गया। दूसरा आपको हो गया बिहार राज्य महिला आयोग हो गया। तीसरा आपको हो गया बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग हो। इनके जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष इनके वर्तमान में क्या काम है, क्या लक्ष्य है, इसके बारे में पूरी जानकारी। और बिहार राज्य विद्युत निगम, बिहार राज्य विद्युत निगम जो आपको है उसके बारे में वो जानकारी होनी चाहिए। ये कुल मिला के 4 या 5 संस्थाएं जो आपको ऐसी है जिनका आपको निश्चित जानकारी होनी चाहिए और आपकी इसी क्वेश्चन निश्चित रूप से बनते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 38 कहता है, क्वेश्चन 38 में आपको क्या कहा गया है कि बिहार विधानसभा में कौन से, क्वेश्चन 38 कहता है कि बिहार विधानसभा में कौन से निम्नलिखित चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों को आरक्षित। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिहार विधानसभा में कौन से निम्नलिखित चुनाव क्षेत्र ऐसा है जो अनुसूचित मतलब शेड्यूल जनजातियों के लिए शेड्यूल जनजातियों के लिए आपको जो जनजातियों को आरक्षित है, एसटी के लिए आपको आरक्षित है, तो वो आपको कौन सा क्षेत्र आपको आरक्षित है, या देखते हैं 38 नंबर का आपको देखिए बी, मनिहारी और कोटरिया, मनिहारी और कोटरिया। तो बिहार विधानसभा का आपको जो बिहार विधानसभा का जो आपको मनिहारी और कटोरिया विधानसभा क्षेत्र है वो आपको अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछा भी जाता है। देखिए अनुसूचित जाति, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट ध्यान दीजिए, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति से रिलेटेड कोई भी आपको आरक्षित क्षेत्र, चुनाव आरक्षित क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ आपको अनुसूचित जनजातियों के, अनुसूचित जातियों को आपको आरक्षित है बिहार विधानसभा और बिहार विधानसभा के लिए, उनसे जो जगह है वो से रिलेटेड जो क्षेत्र उनको पूरी तरह से आपको कंठस्थ कर लीजिए। आपको इससे भी बिहार आपको देखो बिहार, चूँकि बिहार अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक आयोग के मंत्री कौन है, मतलब राज्य के लिए, इन सब आपको जानकारी। स्टेट लेवल पर आपको केंद्र, सेंट्रल लेवल पर, केंद्र लेवल पर आपको अनुसूचित अल्पसंख्यक आयोग के मंत्रालय कौन है, मतलब अल्पसंख्यक मंत्री कौन है, इसका आपको जानकारी होनी चाहिए। अल्पसंख्यक आयोग के मंत्रालय, उसका सचिव कौन है, अध्यक्ष कौन है, इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए। ये अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसका थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए। मतलब हमें देखिए फोकस क्या होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए अल्पसंख्यक आयोग, मतलब कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों से रिलेटेड अगर कोई भी डाटा आपको मिलता है उसकी पूरी तरह से आपको कंठस्थ होने चाहिए। इनसे डाटा आपको पूछा जाता है। और विशेषकर आपको क्या चुनाव संबंधित क्षेत्र, जैसे कि आपको बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों का आरक्षित कौन सा क्षेत्र है, इनसे क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो मनिहारी और कोठरिया 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो बिहार विधानसभा में आपको अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित है। तो बिहार विधानसभा में आपको मनिहारी और कोठरिया जो क्षेत्र है, बिहार विधानसभा में आपको मनिहारी और कोठरिया जो क्षेत्र है वो आपको अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित है। अब आपको अगला क्वेश्चन 39 यहाँ पर आपको है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य महादलित आयोग की स्थापना कब की गई। काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था आपको हो गया। 39 का एम देखिए आपको 2007 में आपको यहाँ पर 2007 में ही आपको बिहार राज्य सरकार द्वारा महादलित आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये काफ़ी महादलित, अब देखिए चूँकि हमें इससे क्या हो गया कि महादलित आयोग जो आपको बिहार में इसका अध्यक्ष कौन, महादलित बिहार में बिहार सरकार द्वारा को राज्य महादलित आयोग के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, और इसका क्या काम है, ये बिहार राज्य सरकार द्वारा जो राज्य महादलित आयोग इसका क्या काम है, ये क्या किस प्रकार काम करता है, इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। इनसे क्वेश्चन इश्यूज बनेंगे। अब देखिए कुल कितने आपको आयोग हो गए, एक तो आपको बिहार निर्वाचन आयोग हो गया, बिहार महिला आयोग हो गया, बिहार बाल बच्चा वाला क्या बोलते हैं बच्चे वाला जो आयोग होता है उसके बारे में आपको हो गया, बिहार राज्य सरकार वाला आयोग हो गया, और बिहार राज्य महादलित का आयोग हो गया, उसका अनुसूचित जनजाति, ये सब आयोग जो आते हैं उनको आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए। अध्यक्ष उपाध्यक्ष आपको हो गया, उसकी स्थापना कब हुआ, तो उसका क्या काम है, उन सब का आपको स्पष्ट रूप से जानकारी होनी चाहिए। तो बिहार सरकार आपको राज्य महादलित आयोग की स्थापना कब किया गया, तो वर्ष 2007 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। तो बिहार सरकार द्वारा राज्य महादलित आयोग की स्थापना कब किया गया, तो वर्ष 2007 में किसकी स्थापना किया गया था। बिहार सरकार द्वारा आपको राज्य महादलित आयोग की स्थापना कब किया गया था, वर्ष 2007 में इसकी स्थापना आपको किया गया था। क्वेश्चन 39 ये देखिए आपको वर्ष 2007 में बिहार सरकार द्वारा आपको राज्य महादलित आयोग की स्थापना किया गया था। तो यहाँ से ये आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। इससे आगे का जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।